गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। सर मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो यार नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सस्टीन कोई बात नहीं, बाकी लोग अपना ऑन करो बेटा, बाकी अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। इसका स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। हाँ निशाद बेटा कुछ कह रहे हो आप? सर आप जो टेस्ट शीट आंसर शीट है वो हमें व्हाट्सएप पर मिलेगी या फिर वो ऐप है? नहीं नहीं व्हाट्सएप पे भेजूंगा अभी। अभी मेरा नेटवर्क का आई थिंक कुछ इशू हो रहा है कि इंटरनेट से ना जा नहीं रहा है जो अपना वाईफाई है, तो मैं अभी ना इसको अपने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करके भेजूंगा। आई एम नॉट श्योर क्या इशू हो रहा है, क्योंकि मेरा ये जो अभी आपके साथ क्लास चल रही है ये तो ठीक चल रही है, ये उसी नेट से कनेक्टेड है वाईफाई से, तो आई एम नॉट श्योर ये तो ठीक चल रही है, लेकिन व्हाट्सएप से कुछ नहीं जा रहा, तो कुछ तो आई थिंक इशू है उसका व्हाट्सएप के साथ। तो लेट मी सी, तो मैं अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो उसके बाद आप लोगों को पेपर भेज दूंगा। हाँ जी गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो हमें इसको क्या नाम है मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ क्या लिखा था, आर एडिड। समझ आया? While preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet clear are added to the debit balance of cash. तो एडिट गलत हो गया, तो यहाँ समझ में आ गया कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है बेटा? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी का। चलो भाई आगे चलते हैं। फर्नीचर सोल्ड बाय मोहक फर्नीचर्स। मोहक फर्नीचर्स एक कंपनी है जो फर्नीचर बेच रही है। अगेंस्ट पेमेंट पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम खालसा ट्रेडिंग कंपनी विल बी रिकॉर्डेड इन। तो हमें क्या मिला है, हमने मोहक फर्नीचर ने माल बेचा है, मोहक फर्नीचर को पोस्ट डेटेड चेक मिला है, तो क्या एंट्री होगी, कौन बताएगा? लेट्स सी, पहले मुझे एंट्री बताओ क्या होगी, कौन बताएगा? एनीवन रेज योर हैंड। हाँ भाई प्रथम, क्या चक्कर है भाई, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, किसी को समझ नहीं आया पॉइंट? प्रथम एंड रजत एंड तनीषा प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। प्रथम। यस सर। हाँ बेटा क्या होगा इसकी एंट्री? 11th क्वेश्चन, फर्नीचर सोल्ड बाय मोहक फर्नीचर। मोहक फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो क्या एंट्री करेगा बेटा? अगेंस्ट पेमेंट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम खालसा ट्रेडिंग कंपनी। खालसा ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा उसने, चेक इन हैंड टू सेल्स। चेक इन हैंड टू सेल्स, उसने पोस्ट डेटेड चेक उसे मिला है, तो क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड टू सेल्स। अब ये बताओ कौन सी बुक में जाएगी? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। भाई यहाँ पे हमें चेक मिला है, लेकिन चेक मिला है पोस्ट डेटेड, तो पोस्ट डेटेड मिलता है तो कहाँ जाता है? चेक इन हैंड, तो हम अभी बैंक में जमा नहीं करा सकते। तो अगर ये पोस्ट डेटेड नहीं होता फिर तो कैश बुक में जाती, पर क्योंकि पोस्ट डेटेड है इसलिए जर्नल प्रॉपर में जाएगी, यानी आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है गाइस? कैश बुक इज अ टाइप ऑफ, कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक। तो अगर ध्यान से समझो तो आपको ये तो पता चल गया बी या सी में से आंसर आएगा। तो मेनली तो है क्या ये सब्सिडरी बुक, बट कैन बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक, क्योंकि आप इसको एज अ लेजर भी यूज करते हो। हम अलग से लेजर नहीं बनाते कैश और बैंक का, इसको एज अ लेजर भी यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं हम? कैन बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। ठीक है। 13 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू, क्या होता है? लोकेट एरर, चेक एक्यूरेसी ऑफ लेजर, बोथ। आंसर क्या है? बोथ, दोनों चीजें चेक करने के लिए, कोई गलती हो गई है तो वो पता चल जाए और एक्यूरेसी भी पता चल जाए लेजर की, कि लेजर में जो आपने टोटलिंग करी है या बैलेंसिंग करी है वो ठीक से करी है या नहीं करी। क्लियर? 14 ओनली नॉमिनल नेचर अकाउंट बैलेंस आर ट्रांसफर्ड इनटू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बाय द वे 14th क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अभी ये वाला पार्ट एक्चुअली नहीं करा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये आपका अभी आएगा जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो आपके अकाउंट्स होते हैं नॉमिनल नेचर के वो ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, वो सारे सॉरी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आगे कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये अभी आप समझोगे, ये वाली चीज अभी पार्ट आएगा। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास आरंभ? अगर हम अकाउंट्स की बात करें टोटल, अगर कैटेगरीज बात करें तो कितनी कैटेगरीज होती है अकाउंट्स की? सर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड प्रिंसिपल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है तो याद आ गया।
मुझे लग रहा था याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ? मैं ऐसे लग रहा था बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल याद नहीं आएगा। वेरी गुड यार, तेरे को याद आ गया। तो भाई अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलते थे, रिकॉल करा रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलते थे तो 3 कैटेगरीज होती थी। कौन कौन सी? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो इसमें अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या कह रहा है? नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट, यानी नॉमिनल कौन से होते थे? एक्सपेंसेस और इनकम वाले, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, इनकम की जगह वर्ड यूज करते थे रेवेन्यू। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वाले जो अकाउंट्स होते थे उसके लिए बोल रहा है दीज आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी जो बच गए रियल और पर्सनल, वो ट्रांसफर नहीं होते, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वो बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है, ये चीज अभी आप सीखोगे जब आपको मैं अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं आता था तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी हम आगे करेंगे। फिर भी मैंने थोड़ा सा भी आपको आईडी दे दिया। आगे क्या लिखा है रीजन में? नॉमिनल नेचर अकाउंट्स इंक्लूड बोथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। क्या ये ठीक है भाई? आ रहा? नॉमिनल नेचर में अभी हमने क्या बोला था, कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? सर ये गलत है, रियल में आता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। दोबारा से बोल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू किस में आते हैं? सर रियल। तूने आधा आंसर ठीक बोला, आधा गलत बोला। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है जो लिखी हुई है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नॉमिनल नेचर सर मुझे आ गया। सुना, कोई बात नहीं। सर दोबारा पर्सनल में भी, ये सब पर्सनल में आते हैं। ये पर्सनल में आएंगे। हाँ, अब ध्यान से सुनना सारे लोग, फिर से बता रहा हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो क्लियर हो जाए। 3 तरह के अकाउंट्स थे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, तो नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट्स में आते हैं एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सारे के सारे नॉमिनल में आते हैं। पर क्या ये एक्सपेंस और रेवेन्यू है? ध्यान से देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नॉट एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो पर्सनल नेचर का हो जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, जिस पर्सन से आपको जिस पर्सन को आपको ये पे करना है, जो खर्चा है आउटस्टैंडिंग को पे करना है। इसी तरह अक्रूड इनकम, ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपेंस और इनकम नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम, दीज आर पर्सनल इन नेचर। क्लियर हो गया बेटा? समझ आई मेरी बात? तो ये आपके नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट्स में नहीं आते, तो आपका रीजन गलत हो गया। ठीक है, असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है। तो जरा देखें इनमें से पांचों में से ऐसा कौन सा है जो बात करता है कि असर्शन ठीक है और रीजन गलत है? तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट नहीं, बोथ ए एंड आर करेक्ट नहीं, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट नहीं। तीनों, पहले 3 तो एलिमिनेट हो गए। असर्शन ठीक है, रीजन गलत। समझ आ रहा है मेरी बात? तो पहले 3 तो एलिमिनेट हो गए। अगला, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। असर्शन ठीक है, रीजन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4। और फिफ्थ वाला क्या था? असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा आपका? 4th होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी मैंने आई थिंक इसमें शायद गलत कर दिया, आपका 5th आंसर कर दिया कई लोगों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लेना भैया, अगर किसी का 5th आंसर टिक कर रखा है, नहीं 4th ही करा, 4th ही करा। इसमें नहीं है वो, 5th किसी और क्वेश्चन में, एक और भी क्वेश्चन है जिसमें 5 आंसर्स थे। आई थिंक कौन से वाला है, नहीं इसमें 4th ही करा होगा। हाँ, 31 क्वेश्चन है, उसमें भी 5 आंसर्स थे, वहां पे 5th किया। हाँ जी, तो इसका आंसर 4th है। क्लियर हो गया गाइस क्यों है? चले आगे। कह रहे हैं इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो क्रेडिट परचेज से क्या होगा? तो जरा बताओ भाई रजत, क्रेडिट परचेज होगा तो क्या होगा? सर क्या? यस सर। फोकस। क्या पूछा सर वो मैंने? विंडोज खुल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चल 15th क्वेश्चन। हम म्यूट करना चाहता था। कोई बात नहीं, 15th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रेडिट परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ इफेक्ट आएगा इसका? सर परचेजेस बढ़ेंगी और सर क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। परचेजेस सर बढ़ेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल, ध्यान से इंक्रीज इन सुनिएगा। कैपिटल। पहले ना शांति से, एक मिनट शांति से सोच, पहले रिकॉल कर हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। सर इंक्रीज इन लायबिलिटीज। मुझे नहीं पता, तू बता क्या होगा तेरे हिसाब से। तो मैंने और तो 16th किया था। मैं अरे तो 15th से पूछ रहा हूँ तो सोच के तो बता सकता है। ये क्या बात है? मैंने तो सर 16 किया था, तो वो मुझे नहीं सोच रहा पता, छोड़ दो। मैं नहीं सोच रहा। अरे ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप बना रहे हो
तो ऐसे केस में अगर मैं क्रेडिट परचेज करता हूँ तो इसके दो इफेक्ट क्या होते थे? हम अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखते थे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अवनी आप बताओ बेटा क्या होगा? सर इंक्रीज इन कैपिटल। क्यों? तुक्का मार सर दिया मैंने मैंने। कुछ नहीं किया। तूने मेरे साथ अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं किया तो तेरे को आएगा नहीं, ये तो गलत बात है यार। तो फिर पुरानी वीडियोस देखना बेटा जा करके, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना सर यार। ये तो कभी सर ये स्कूल में भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं किया मैंने। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं हुआ स्कूल में? नहीं सर। सबसे शुरू में कराते हैं वो तो। हाँ सर हमारे नहीं हुआ अभी वो। अरे तेरे को मतलब चलना पहले सिखा दिया, क्रॉल करना बाद में सिखाएंगे। मुझे पता नहीं अभी नहीं सिखाया। पहले चलना सिखाने में कहेगा आप क्रॉल करके दिखाओ। हाँ चल कोई बात नहीं। हाँ रजत, याद आया कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन? जल्दी बता भाई, यस सर। क्या होगा? इंक्रीज इन लायबिलिटी। दो इफेक्ट बता मुझे। क्या मैं दो इफेक्ट सर, एक पूछ रहा हूँ तो क्या होंगे। एसेट्स में परचेज इंक्रीज हो जाएंगे और परचेज सर आता है एसेट लायबिलिटी में? साइड। एसेट में परचेज आता है? तो अपना अरे वीडियो ऑन कर, मैं वही पिटाई लगाता हूँ। सर नहीं नहीं सर, एक मिनट सोच रहा हूँ। तू ना अकाउंटिंग गुड्स क्वेश्चन रिवाइज कर जा करके, कह रहा एसेट में परचेज सर, नहीं वो इंक्रीज हो जर्नल में जाएगा। परचेजेस करते थे ना। तो मैंने जर्नल में अभी परचेजेस अभी याद है। अभी 2 मिनट पहले बोला था कि मैं जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रहा हूँ। बोला था कि नहीं बोला था? स्पेशली यही वर्ड बोले थे मैंने कि जर्नल नहीं पूछ सर रहा हूँ गुड्स मुझे। या स्टॉक में से कोई एक था। हाँ स्टॉक होता था। यस सर। एसेट में स्टॉक लिखते थे। तो आप बता क्या होगा, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा? प्लस माइनस करते थे ना तो उसमें, याद कर। सर स्टॉक इंक्रीज होता है और सर लायबिलिटी साइज में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ अब याद आया कि नहीं आया? सोचेगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सर वो आएगा। परचेजेस के नाम से याद था। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ, देखो ये होता है और ये नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? एक बार आप, मैंने बताया था ना, चलना सीख जाते हो तो फिर क्रॉल करना भूल जाते हो। अब करके देखना ना, अभी क्लास खत्म हो जाएगी, करके देखना, क्रॉल करके देखना, करा नहीं जाएगा। और फिर मम्मी आएंगी, देखेंगे क्या हो गया है, मेरे बच्चे के अंदर भूत भूत आ गया है, ये कैसे चल रहा है। हाँ? तो इसलिए क्रॉल नहीं करा जाता, एक बार चलना शुरू हो जाए उस पर नहीं करा जाता क्रॉल। तो इसीलिए एक बार जर्नल कर लो ना, चलना सीखना शुरू कर दिया ऐसा ना, जैसे आप एक बार जर्नल कर लो, उसमें दोबारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं ना, तो अजीब लगता है, याद नहीं आता, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारा आदत पड़ चुकी है भाई जर्नल की, है ना, पर रजत क्वेश्चन तो आ सकता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में से। तो इसलिए थोड़ा यस सा सर। हाँ ध्यान रखो इस बात का कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो इस हिसाब से सोचो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है बेटा, स्टॉक बढ़ता और दूसरा इफेक्ट क्या आता है, क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी बढ़ती। तो एक एसेट बढ़ता और एक लायबिलिटी बढ़ती। समझ आया मेरी बात? अब क्वेश्चन में देखें जरा, कहीं ऐसा कोई आंसर दे रखा है लिखा हो जहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है? दिया है क्या कोई ऐसा आंसर? नो सर। नहीं दिया तो भाई वो तो आंसर है ही नहीं। तो फिर जो नेक्स्ट बेस्ट आंसर होगा वही देखना पड़ेगा ना यार। तो पहला क्या दिया है, इंक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल। क्या कैपिटल बढ़ सकता है इससे? कैपिटल नहीं नो बढ़ सर। सकता भाई, लायबिलिटी ही बढ़ेगी ना। क्रेडिटर से उधार पे खरीद रहे तो क्रेडिटर तो अलग से लायबिलिटी में आएंगे, तो पहला तो नहीं होगा। बी इंक्रीज इन कैपिटल, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी तो बात करेंगे कैपिटल नहीं बढ़ सकता, तो ए और बी तो नहीं हो सकते। सी क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो तीसरा पार्ट हो सकता है भाई, लायबिलिटी तो बढ़ी रही है। तो क्वेश्चन में आधा पार्ट कवर करा हुआ है, आधा नहीं बता रखा, एसेट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रखा। तो आउट ऑफ दीज आंसर्स दिस इज द बेस्ट आंसर व्हिच वी कैन थिंक ऑफ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस अभी दिखाए, 2 क्वेश्चंस अलग अलग ऐसे इस टाइप के थे जहाँ पे पिछले पैसे पीछे अभी जो क्वेश्चन दिखाया था, एक यहाँ पे देखो, वापस आ जाते हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको ये वाला दिखाया था जिसके अंदर दोनों आंसर ठीक थे। कहाँ चला गया भाई? हाँ ये वाला, जिसमें गोइंग कंसर्न और मैचिंग दोनों लग रहे हैं, तो आपको 1 और 2 दोनों ही सिलेक्ट करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? एक और भी था ना, एक और क्वेश्चन भी तो था शायद जिसके अंदर मैं आपको कुछ डिस्कस कर रहा था। हाँ ये रहा, बोथ ए एंड बी। यहाँ भी देखो ए और बी दोनों ठीक थे, तो सिर्फ ए करके आ जाते या सिर्फ बी करके आ जाते तो गलत हो जाता। तो आपको पहले सारे चॉइसेस देखने हैं और फिर देखना है कि इन सारे चॉइसेस में से बेटर चॉइस कौन सी है। क्या ए गलत है? अगर ए करके आ जाओ, ये अपने आप में तो ठीक है। अगर लोकेट एरर कह रहे हो, ट्रायल बैलेंस इज टू लोकेट एरर, ऑब्जेक्टिव और ट्रायल बैलेंस इज टू लोकेट एरर, अपने आप में तो गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उससे बेटर आंसर है बोथ ए एंड बी, जो कि कवर कर रहा है दोनों आंसर्स को, तो इसलिए सी सही होगा। ए या बी करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा।
समझ आया मेरी बात की गलतियां कहाँ होती हैं? आप पूरा कोई जो ऑप्शंस है वो नहीं पढ़ते हो, आधे पढ़ पढ़ा के उसको टिक करके खत्म कर देते हो। तो प्लीज पूरे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना। सिमिलरली 15th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आंसर प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर इन द सेंस कंप्लीट नहीं है। लिखा होना चाहिए था इंक्रीज इन एसेट एज वेल एज इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों चीजें होंगी ना भाई, एसेट भी बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखूं तो उनमें बेस्ट ऑप्शन यही है, इसमें आधी पार्ट तो ठीक बता ही रखा है इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो एसेट के बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा, वो तो सिर्फ लायबिलिटी या कैपिटल वाली साइड से ही डिस्कशन करना चाह रहा। समझ आया मेरी बात? क्लियर हुआ? चलो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी जितने बच जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, अरेंज दी स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, याद आ रहा है आपको? पूरा प्रोसेस बताया था। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर मेजरमेंट तो लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ है? अब बच्चे वहीं अटक जाते हैं, अरे यार तो मेजरमेंट नहीं लिखा, क्वेश्चन गलत है। दिमाग में क्या आता है? सर क्वेश्चन गलत है। अरे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर चेक करना है भाई, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन ने अगर मेजरमेंट की बात नहीं करी तो उसको छोड़ दो, आपको इसको सीक्वेंस में तो ला सकते हो। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी पहला सी हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? मेजरमेंट आता वो है नहीं, उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? मैं जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को। ये मत करना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है? तो क्या क्या पैटर्न बनेगा भाई? सबसे पहले आएगा सी। तो आप सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इन सब में चेक करो सबसे पहले सी किसके अंदर आ रहा है, किसमें आ रहा है भव्या? ए में। सिर्फ एक में ही आ रहा है, ए में। आपको आंसर यहीं से मिल जाना था। समझ में आ रहा है जल्दी काम कैसे हो जाएगा? बट स्टिल अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो आगे के आंसर आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं। भाई सी के बाद अगला कौन सा था? ए, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर डी था, फिर बी था, फिर ई था, वही है सीक्वेंस के नहीं है? बट मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, पहले ये प्रोसेस लगा लोगे ना अगर, ये बहुत ईजी हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि जो आपको चीज दिख रही है कि ये तो हो ही नहीं सकती, तो अगर आपका दिख रहा है कि सबसे पहले सी आएगा, तो ये पता चल गया कि भाई आपका बी, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर तो सी है ही नहीं, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ही एक बच गया, काम ही खत्म हो गया। अगर आपको आगे का नहीं भी आता था ना, ये कंफ्यूजन हो रही थी कौन सा पहले कौन सा बाद में, पर पहला स्टेप पता चल गया था, तो आपका आंसर यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। हाँ जी, अगला 17। एक काम करें, ये 17 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। आई नो आज की क्लास थोड़ी सी हमारी आज हमारा ये ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया इसके ऊपर, बट करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एक क्लास और रख लेते हैं जिसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, प्लस साथ में आपके रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे। गाइस रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन लास्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, तो प्लीज खत्म कर लो। अभी भी कुछ बच्चों के मैसेज आया था मेरे पास कि अभी पूरा नहीं हो पाए, प्लीज अब खत्म कर लो। रेक्टिफिकेशन इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और मैं आपकी आंसर शीट भेज रहा हूँ, आप लोग एक बार चेक करना एंड वी विल ट्राई। मैं ये सारे क्वेश्चंस क्या अभी डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो लेट अस डू वन थिंग, आप आइडेंटिफाई करके रखना कि कौन से क्वेश्चंस में डाउट है या दिक्कत है। जिन क्वेश्चन में दिक्कत है एटलीस्ट उनको तो करेंगे करेंगे, कोशिश करेंगे, और जितने क्वेश्चन हम सारे जल्दी जल्दी डिस्कस कर सकें, ठीक है? क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। एक सेकंड, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर है गाइस? चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन। अच्छा एक बात और, सॉरी जाने से पहले एक बात और, तो गया नहीं ना अभी? हाँ चलो, एक जरा छोड़ के, क्या पता नहीं कौन गया, मैं मैसेज भी डाल दूंगा। गाइस एक काम करते हैं, अपना ना टेस्ट सीरीज रखते हैं थोड़ा सा। तो एक टेस्ट तो आपने दिया था, इसको काफी टाइम हो गया दिए हुए, एक टेस्ट और रखते हैं, सेम टर्म 1 के बेसिस पे रखते हैं, टर्म 1 वाला ही सब पूरा अपना कोर्स कवर करते हैं एक बार। तो टर्म 1 का ही कोर्स आपका कवर करते हुए या एक रेक्टिफिकेशन का रख लें, किसका रखें बताओ? इस सैटरडे को रखते हैं, इस सैटरडे को रेक्टिफिकेशन का रख लेते हैं। चलो रेक्टिफिकेशन का, पर वो फिर तो रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट के अलावा कुछ वो क्या नहीं, क्या? मतलब
क्या 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 मिशा सर दोबारा बोलो। रेक्टिफिकेशन मत लीजिए। अरे तो अभी तो वही किया है भाई हमने, तो दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास, फिर और क्या लूंगा अभी। हाँ सचली, सर टर्म 1 का रख लो क्योंकि अभी एग्जाम है। तेरे अभी हुए नहीं है, टर्म 1 के एग्जाम नहीं हुए अभी? नो सर 18 से स्टार्ट है। अच्छा, टर्म 1 के अलावा हमने और कौन से टॉपिक कर लिए वैसे बाय द वे, जो हमारे टर्म 1 में नहीं आ रहे थे, जो हमने कर लिए हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज तो टर्म 1 में आ रहा था ना? नहीं सर। नहीं आया टर्म 1 में बिल ऑफ एक्सचेंज? तो इसका रख लें यार एक बार, मैं चाह रहा हूँ कि ताकि सारे बच्चों का बेनिफिट हो, क्योंकि कई बच्चों के में टर्म 1 रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबका बेनिफिट रहे, तो इनमें से रख लेते हैं यार। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का रख लें एक टेस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का रख लेते हैं। इस सैटरडे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज का सब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा भाई, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ढंग से तैयार कर लो। मन तो मेरा रेक्टिफिकेशन था, लेकिन निशात मना कर दिया, रेक्टिफिकेशन अभी मत रखो, अभी मेरे डाउट्स भी रह गए हैं कुछ लेने, है ना? तो चलो रेक्टिफिकेशन नहीं लेते, बिल ऑफ एक्सचेंज का रख लेते। ठीक है, चलो तो बिल ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट है भाई इस सैटरडे को, उसकी तैयारी करके रखना। और कोई डाउट्स हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी पूरी की पूरी अगेन डाउट सेशन रहेगा। मैं कुछ नया टॉपिक शुरू नहीं कराऊंगा, उसके अंदर आपके एक तो यही जो हमारे रह गए यहाँ के डाउट्स प्लस जो रेक्टिफिकेशन के रह गए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।